बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। एक तो मामला ये है कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो एहलियाँ हैं उनकी रिव्यू पटिशन के ऊपर अब तफसीली फ़ैसला बिलाखिर आ गया है। और ये फ़ैसला आते आते 9 महीने से ज़्यादा वक्त गुज़र गया और ये फ़ैसला ताख़ीर से आने की वजह से, क्योंकि तहरीरी तफसीली फ़ैसला जब तक नहीं आना था तब तक हुकूमत जो है उसकी कार्रवाई रुकी हुई थी और तब तक इस फैसले के ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान जो रिव्यू पटिशन दायर करना चाहती है वो भी पेंडिंग थी, क्योंकि तफसीली और तहरीरी फ़ैसला नहीं आया हुआ था। 9 महीने और 3 दिन तक फिर इंतज़ार करना पड़ा और बिलाखिर अब ये फ़ैसला आ गया है। ये फ़ैसला जो है वो ये कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो एहलिया हैं सरीना ईसा साहिबा, उनके हक़ में आया है। लेकिन इसके बाद कुछ सवालात पैदा हो गए हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में ये मालूमात पहुंचाई गई थी सदर पाकिस्तान तक कि उनकी फैमिली ने कुछ जायदादें बना रखी हैं और पाकिस्तान से बाहर, और उन जायदादों का कोई मनी ट्रेल नहीं है या वो जायदादें कैसे बन गई। तो जिस पे सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को एक रेफरेंस भेजा था और उस रेफरेंस के बाद कार्रवाई हो रही थी। फिर ये मामला मुख्तलिफ पटिशन में चला गया। कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी पटिशन की। उनकी पटिशन के ऊपर जब फैसला आया तो उस फैसले में कुछ बड़ी आम चीज़ें थी। शुरू में ये कहा गया था जज साहिबान की जानिब से कि FBI इस मामले पर तहकीकात करेगा, 60 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास जमा करवाएगा और फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास ये मामला भेजा जा सकता है तो वो कार्रवाई करेगा। तो नए सिरे से कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। लेकिन बाद में जब रिव्यू पटिशन हुई तो उसके अंदर अब ये फ़ैसला आया है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को कोई भी इदारा सदर पाकिस्तान के अलावा नहीं कह सकता कार्रवाई करने के लिए या उनके पास रेफ़र नहीं कर सकता। ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास भेजने का सदर पाकिस्तान का ही है। तो ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी सेट हो गई हैं इस फैसले में, यानी ये सारे केस ने ये बताया है कि जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक अपनी अहलिया और अपने बच्चों के लिए या उनके असासों के लिए ज़िम्मेदार या जवाबदेह नहीं होते। यानी सियासतदान होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं और जितने पाकिस्तान में पब्लिक फिगर्स हैं वो तमाम अपने बीवी और बच्चों की जायदादों के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। हालांकि ये लोग अपने जब एसेट्स जमा करवाते हैं तो उसमें भी तफसीलात बताते हैं, लेकिन जज साहिबान के लिए ये पैटर्न सेट किया गया कि वो इसमें ज़िम्मेदार नहीं होंगे। इस फैसले में एक और चीज़ भी हुई है। अब जो फैसला आया है इसको 1-2 एंगल्स और हैं, उस पर आप देखिए। नंबर 1, मेन फैसले में किसी वज़ीर या मुशीर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई या कोई सज़ा नहीं हुई। अब FBI जो है वो कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाई कर सकता है। देखिए, FBI के पास तो ये इख्तियार मौजूद है, चाहे कोई और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को कहे या ना कहे या कोई कार्रवाई का कहे या ना कहे, तो FBI तो अपने तौर पे सवालात उठा सकता है और FBI ने बाकायदा इसकी रिपोर्ट जमा भी करवा रखी है और उसके अंदर मुतमईन नहीं किया जा सका FBI को काजी फैमिली की जानिब से। तो मामला क्या है कि FBI अगर इस मामले को उठाता है और इस मामले को उठा के इसको एक ऐसा एंगल दोबारा बन जाता है कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के मामलात इसके अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो फिर सदर पाकिस्तान के पास दोबारा से ये इख्तियार मौजूद होगा कि वो दस्तयाब इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर फिर से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को एक रेफरेंस भिजवा सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ बातें जो हैं वो बड़ी सख्त हैं, लेकिन वो बातें की हैं फ़रोग नसीम साहब ने, वफाकी वज़ीर कानून है। उन्होंने कहा कि अगर जज जवाबदेह नहीं है तो मैं और वज़ीर आज़म ख़ानदान के असासों से मुताल्लिक जवाबदेह क्यों हूँ। बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ेपन का मुज़ाहरा किया, हम जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के मुखालिफ नहीं हैं, हमारे पास एक मालूमात आई वो हमने आगे बढ़ाई। उनका कहना था कि क्या मिसेस सरीना ईसा ने यह वजाहत दे दी है कि पैसे कहाँ से आए। सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि मेरा ताल्लुक़ अमीर ख़ानदान से है। FBI ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मिसेस सरीना ईसा अपने ज़राए आमदन बताने में नाकाम रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर गुफ्तगू करते हुए फ़रोग नसीम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला दुरुस्त नहीं है।
हमारे पास कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं। मुअज़्ज़िज़ जजेस के इख्तियारात सबसे ज़्यादा और जिम्मेदारियां भी सबसे ज़्यादा हैं। उनका कहना था कि मैं आज वफाकी वजीर नहीं बल्कि आज़ाद शहरी और बतौर वकील बात कर रहा हूं। मेरा जस्टिस फ़ाइज़ ईसा से कोई ज़ाती मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि आला अदलिया के जजेस की तरह दीगर सरकारी अफसरान भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं। क्या अब डिस्ट्रिक्ट जजेस और इंतज़ामी अफसरान भी अहले खाना के मामलात से आज़ाद होंगे? अगर ऐसा है तो फिर मैं भी क्यों अपने अहले खाना के असासों को जाहिर करूं? सवाल तो वैलिड है। तो ये बड़े सख्त जुमले और मौक़िफ़ है वफाकी वज़ीर कानून का, और मेरे ख्याल में ठीक है। अब मुझे ज़ाती तौर पे, क्योंकि अब तो फैसला आ गया है तो उसके ऊपर आप बात तो कर सकते हैं। देखिए, सबको जवाबदेह होना चाहिए, जजेस को भी जवाबदेह होना चाहिए। जैसे कि तमाम लोग पाकिस्तान के अंदर अपने बीवी और बच्चों की उन जायदादों के लिए ज़िम्मेदार होते हैं जो अचानक बन जाएं और बहुत ज़्यादा उनके अंदर पैसा आ जाए और वो जस्टिफाई भी ना कर सकें कि ये पैसा हमारे पास कहाँ से आया है, तो फिर जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है उसके ऊपर उंगली उठती है कि ये पैसा कहाँ से आया है। यही वाहिद एक ऐसा आदमी है इस खानदान के अंदर जो बहुत बासर है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, सवालात तो फिर उठ सकते हैं। बहरहाल, अब एक दो और खबरें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो इसराइल के लिए एक परेशानी बन गई है। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि उनका मुल्क ईरान के साथ मुसलसल हालत जंग में है। उन्होंने कहा कि इसराइल लबनान, गजा की पट्टी और शाम में ऑक्टोपस इसराइल को एक घेर रहा है, यानी एक ऑक्टोपस की तरह है, वो इसराइल को घेरे हुए है चारों तरफ से, और वो जो घेरा पड़ा हुआ है वो ईरान ने डाला हुआ है। इसराइल टुडे अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बेनेट ने कहा कि ये वज़ीर आज़म है नफ्ताली बेनेट, ये नए वज़ीर आज़म है इसराइल के। उन्होंने कहा कि हम ईरान को कमज़ोर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हमने तेहरान और उसकी मिलिशियाओं को कमज़ोर करने के लिए मिकदार और मेयार दोनों लिहाज से शाम पर फ़िज़ाई हमलों को तेज़ कर दिया है। इसराइल ईरानी एटमी मुआहदे से मुताल्लिक किसी भी सूरत हाल में अमल की आज़ादी को बरकरार रखेगा। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर इसराइल वियना के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें कामयाब हो जाता है और उसके मामलात आलमी ताकतों के साथ बेहतर अंदाज में निमट जाते हैं और वो किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं और कोई ऐसी जौहरी डील हो जाती है जिसके नतीजे में ईरान के ऊपर से पाबंदियां उठना शुरू हो जाती हैं, इसके बावजूद इसराइल अपने लिए ईरान को एक ख़तरा समझता है और इसराइल किसी भी मुआहदे से अपने आप को आज़ाद रखता है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ वियना में एक नया जौहरी मुआहदा तय करने के लिए जो कुछ हो रहा है वो एक गलती है। अगर ईरान और बड़ी आलमी ताकतों के दरमियान कोई नया मुआहदा होता है तो इसराइल अपने आप को इसका पाबंद नहीं समझता। ये इसराइल ने बड़ी वजाहत के साथ कह दिया है और साथ ये भी कहा है कि चाहे आलमी ताकतें वियना मुज़ाकरात में उसके साथ कोई मुआहदा कर चुकी हों, लेकिन अपनी फौजी सलाहियतों के ज़रिए से ईरान के ऊपर हमला करने के लिए हम अपनी सरमायाकारी जारी रखेंगे और ईरानी जारहियत का मुकाबला करने के लिए अपनी हिकमत अमली हम जारी रखेंगे। ये अब इसराइल का आज़म है। देखिए, एक तरफ ईरान है, एक तरफ इसराइल है। इसराइल का ये कहना है कि कई मुल्कों के अंदर से ईरान इसराइल के ऊपर अटैक करता है। ईरान का ये कहना है कि फ़लस्तीनियों और आसपास के मुल्कों के लिए इसराइल एक जालिम रियासत है और वो उनके साथ जुल्म करता है। अब इसराइल के भी कुछ ऐसे मामलात हैं जहां पे पूरी दुनिया को एतराज़ है, ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों के मामलात को लेकर, गज़ा के मामलात को लेकर इसराइल के ऊपर तनकीद होती है। तो अब आलमी ताकतें अगर ईरान के साथ किसी जौहरी मुआहदे पे पहुंचती हैं तो फिर इसराइल के लिए कितना मुमकिन होगा कि वो ईरान के ऊपर एकतरफा कार्रवाई कर ले। और क्या इसराइल अकेला ये कर सकता है? क्योंकि ईरान इतना आसान हदफ तो इसराइल के लिए बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और ये मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी। अब इस वक्त तेल की कीमतें बढ़ने के पीछे दो बड़े रीज़न्स हैं। पाकिस्तान के अंदर भी आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। अब इसके लिए आप चाहे वज़ीर आज़म इमरान खान को कसूरवार ठहराएं, चाहे वज़ीर पेट्रोलियम को कसूरवार ठहराएं या किसी को आप मनहूस कह दें, आप कुछ भी कहें, लेकिन पाकिस्तान में तेल की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। हालांकि पाकिस्तान की हुकूमत ने इनके ऊपर टैक्सेस इंतहाई कम कर दिए हैं। माजी की हुकूमतें जितने टैक्सेस लेती थीं, अगर उतने टैक्सेस आज भी होते तो पाकिस्तान में तेल की कीमत 200 रुपये से भी ऊपर चली गई होती। लेकिन आने वाले वक्त में तेल और पेट्रोल की कीमतों के अंदर पाकिस्तान में डीजल की कीमत भी ये बढ़ेगी। उसकी दो वजूहात हैं, दोनों आपके सामने रख रहा हूँ। एक वजह तो ये है कि जो कुछ हो रहा है रूस और मगरिब के दरमियान, उसकी वजह से भी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं।
रूस दुनिया में दूसरा ऐसा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत पैदा करता है, यानी सबसे ज़्यादा तेल पैदा करता है वो रूस है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। फिर सऊदी अरब बहुत करता है, यूएई बहुत करता है और बहुत सारे मुल्क हैं वो भी तेल पैदा करते हैं, लेकिन रूस जो है वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पैदा करता है। और यूरोप की मंडियों का बहुत बड़े पैमाने पर इन्हिसार रूसी तेल के ऊपर होता है। ना सिर्फ यूरोपीय मंडियों का बल्कि उनका इन्हिसार जो गैस के लिए है वो भी रूस के ऊपर है। तो गैस की कीमत भी बढ़ रही है आलमी सतह के ऊपर, क्योंकि रूस और यूक्रेन के दरमियान एक कशीदगी चल रही है और आलमी ताकतें अपनी फोर्सेस को मशरकी यूरोप में जमा कर रही हैं। वहाँ रूस और आलमी ताकतों के दरमियान जितना तनाव बढ़ता चला जा रहा है उसकी कीमत तेल की कीमतों में इजाफे की सूरत में ये दुनिया अदा कर रही है। और दूसरी भी एक बहुत बड़ी वजह है यमन के अंदर जो कशीदगी हो रही है और वहाँ से जो सऊदी अरब के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, यूएई को धमकाया जा रहा है और यूएई के ऊपर भी हमले किए गए हैं। ये सूरत हाल भी एक वजह बन रही है आलमी मंडियों में तेल की सप्लाई को मुतासिर करने का। अब तेल की सप्लाई जैसे ही मुतासिर होती है, या यूएई, सऊदी अरब, रशिया और वो ममालिक या इराक या दीगर ऐसे ममालिक जो तेल पैदा करते हैं, जब उनके हालात ख़राब होते हैं तो तेल की आलमी कीमत ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ जाती है। जब ये मुल्क दबाव में आते हैं तो तेल की कीमत बढ़ती है। तो अब हो ये रहा है कि आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमत 2 अक्टूबर 2014 के बाद पहली मर्तबा ब्रेंट क्रूड फ्यूचर 1.87% बढ़ के $91.05 फी बैरल हो गया है, यानी $91.05 फी बैरल। अब पाकिस्तान के अंदर जब तेल की कीमतें बढ़ रही थी तो हम $80, $85 इसकी बात कर रहे थे। अब तो $91 से भी ज़्यादा महंगा आलमी मंडी के अंदर तेल हो गया है, जबकि यूएस क्रूड फ्यूचर 1.69% बढ़कर $88.10 फी बैरल हो गया है। अब ये दो चीज़ें हैं, मैंने आपको दो वजूहात बताई। एक, जो कशीदगी रूस की हो रही है मगरबी ममालिक के साथ, जिसमें अमेरिका के साथ कशीदगी है, बाकी मुल्कों के साथ है, ईस्टर्न यूरोप के साथ है, नेटो के साथ है। और दूसरी, जो आपके अरब ममालिक हैं जो तेल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उन मुल्कों का जो फड्डा यमन के साथ चल रहा है और वहाँ पे जो कशीदगी है वो दूसरी एक बड़ी वजह बनी है। अब एक और ख़बर है मेरे पास और ये इंडिया से मुताल्लिक है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार ख़बर है, इसको ज़रा आप गौर से सुनिएगा। ये भारत को बालाकोट हमले के मज़ायका खेज़ दावे पर बैरून मुल्क शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। ये एक अमरीकी रिपोर्ट आई है, हाल ही में जारी की गई स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन ऑफ इंडियाज़ लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेटिक एरोजन नामी एक रिपोर्ट है। उसने ये खबरदार किया है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत की जानिब से फरवरी 2019 के बालाकोट फ़ज़ाई हमले को गलत तरीके से पेश करने से भारत की खित्ते में गैर मामूली हालात से निपटने की सलाहियत पर सवालात उठ गए। यानी अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत ये बालाकोट तक आए तो सही थे, इनके तैयारे आए थे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की फ़ज़ाइया एक्टिव हुई ये वापस भाग गए। इन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं किया या किसी ऑपरेशन के सबूत नहीं दे पाए। लेकिन इस ऑपरेशन के बारे में जो झूठे दावे किए हैं भारत ने, उन दावों की वजह से गैर मामूली हालात से निपटने की जो सलाहियत है भारत की फ़ौज बड़ी तगड़ी फ़ौज है, बहुत बड़ी फ़ौज है। इस खित्ते के अंदर अगर टॉप 3 फ़ौजें देखी जाएं तो वो भारत की फ़ौज उसके अंदर आती है। चाइना की फ़ौज है, रशिया की फ़ौज है, भारत की फ़ौज है, बहुत बड़ी और ताकतवर फ़ौज है। ऐसे ही आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बहुत सारे हथियार हैं उनके पास, बहुत बड़ी तादाद है उनकी फ़ौज में बहुत सारे ऐसे रेजिमेंट हैं जो बड़े तगड़े हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। उनको बर्फ़ में और पहाड़ों पे लड़ने का बड़ा तजर्बा है, तो दुश्मन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से भारतीय हुकूमत ने इस मामले को डील किया है, इससे आलमी सतह पर उनकी सलाहियतों के ऊपर सवालात उठ गए हैं, ये रिपोर्ट ये कह रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत की जमहूरियत से वाबस्तगी से मुताल्लिक शुबहात भी बढ़ गए हैं और भारत का जमहूरियत से कटाव, मीडिया पर सख्त कंट्रोल, सिविल सोसाइटी के इदारों पर पाबंदियां और अक़लियतों के लिए कम होते तहफ़्फ़ुज़ से ज़ाहिर होता है कि भारत गलत डायरेक्शन में जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पीस के जनूबी एशिया के लिए सीनियर मुशीर
डैनियल मार्की ने यह पेपर नेशनल ब्यूरो ऑफ एशियन रिसर्च के लिए लिखा है, जो कि वॉशिंगटन में मौजूद एक गैर मुनाफा बख्श थिंक टैंक है। और वो ये कह रहे हैं कि बालाकोट फिजाई हमले का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि बालाकोट फिजाई हमला, उसके बाद की झड़पों और भारत के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कैंप तबाह करने और पाकिस्तानी F-16 लड़ाका तैयारा गिराने के झूठे दावे, अमेरिका में भारत की साख और उसकी खित्ते में गैर मामूली हालात के दौरान जो हिकमत अमली है या उनसे निपटने की सलाहियत है, उसके बारे में कई सवालात को जन्म दे रहे हैं। यानी अमेरिका के अंदर भारत के ऊपर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। जब भारत लगातार ये कहता है कि हमने एक F-16 तैयारा गिरा दिया, जब लगातार ये कहता है कि हमने बहुत सारे दहशतगर्दों को मारा पाकिस्तान के अंदर, हमने ट्रेनिंग कैंप्स तबाह कर दिए, जब वो ये कहता है और इसके सबूत नहीं दे सकता, और जब पाकिस्तान आलमी मीडिया को ले जाके बार बार दिखाता है, तो ऐसी सूरत में अमेरिका के अंदर भारत के ऊपर से एतबार कम हो जाता है। ये बात ये रिपोर्ट कह रही है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।